हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक्स हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है नीति आयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीति आयोग। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की है। किसके स्थान पर है? तो योजना आयोग के स्थान पर है। सबसे पहले योजना आयोग को देखते हैं। योजना आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप की बात करें तो इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष है ना, जो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो परमेश्वर अय्यर मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर है। और गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन के बेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त है उपाध्यक्ष। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो डॉक्टर वी.के. सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल। पदेन सदस्य की बात करें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बात करें तो अमिताभ कांत। और विशेष आमंत्रित सदस्य नितिन जयराम गडकरी, थावरचंद गहलोत और पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। आगे देखते हैं नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग के लिए प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जो पीएम है, और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री कुल्लर थे। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग के सिंधुश्री कुल्लर थे और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होंगी। इनमें से संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित करेंगे। ठीक है। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। नोट है, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। हंसकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य हंसकालिक सदस्य के रूप में होंगे।
योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर की बात करें तो योजना आयोग 1950 से 2014 तक चला था। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था और नीति आयोग 2015 से प्रारंभ हुआ था। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्ष से विजित 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडे का निर्माण करना। योजना आयोग के द्वारा योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती है और नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होती है नीति आयोग के तहत। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। योजना आयोग की प्रकृति प्राय केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के प्रमुख भूमिका निभाती थी। नीति आयोग की प्रकृति प्राय विकेंद्रीकृत थी। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वित में हिस्सा लेती हैं। योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। नीति आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों व शोध संस्थाओं एवं विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। नीति आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है ये। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो एक है ना बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। 5 सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए। 5 पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 जिसमें से कम एक महिला होनी चाहिए। अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य, विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले का होता है, वे पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है: यदि वह दिवालिया हो जाए या फिर यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर से किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है, या 3rd पॉइंट है यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, या फिर 4th पॉइंट है यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध या दोषी एवं सजा
सजा प्राप्त हो या फिर यदि उसे सक्षम न्यायालय मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे। आयोग के कुछ प्रमुख कार्य: मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकार के रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना, न्यायालय से लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदीगृह में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना और उचित कार्यवाही का सिफारिश करना, आतंकवाद के दौरान होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा करना तथा उसके बचाव के उपायों की सिफारिश करना। 6 पॉइंट है मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना तथा इसे प्रोत्साहित करना। नोट है आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। नोट है आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इस आयोग का गठन भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही करने का प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों से मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची 2 एवं समवर्ती सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है। नोट है केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकारों से संबंधित कार्य सौंप सकती है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निपटाए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। राज्य के जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो वे इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की अनुशंसा पर करता है। इस समिति में राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के अलावे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत एक न्यायाधीश या जिला न्यायालय में एक कार्यरत एक न्यायाधीश होते हैं। जब राज्य में विधान परिषद होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। यह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार एवं उसी तरह पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटाते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मानव अधिकार आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है। मानव अधिकार आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है। इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है
तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि आयोग द्वारा दी गई किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया जा सकता है, इस बारे में आयोग की 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। आयोग किसी मामले में जांच के उपरांत निम्न कदम उठा सकता है। यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधान है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करते हैं, जिसे 7 वर्ष वकालत का अनुभव होता है। तो ये था आज का टॉपिक, नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि बुक आपको कैसी लगती है। थैंक यू।